कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लेसे फेयर। अरे काहे का लेसे फेयर भाई? आप क्यों जुड़े इस मूवमेंट के साथ में? जब लोग ये मान ले कि हाँ जी अब तो हमने जैसे राजा को बिठा दिया है, राजा कुछ भी करे। तो वो जो डिफरेंस है कि डेमोक्रेसी है या सिर्फ चुनावों से क्या लोकतंत्र की स्वास्थ्य को आप तय कर सकते हैं? कि एक पार्टी उसके पास 24,000 करोड़ है, दूसरी पार्टी के पास पता नहीं कितने, शायद 200-500 करोड़ है। तो आप देखिए ना कि कितना ज़्यादा फर्क है। हुई आपने खुद से सपोर्ट दिया कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट को और उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया या कैसे हुई बात? फिर ध्रुव ने कहा कि आपको भी ये ढूंढ रहे हैं कि कोई कम्युनिकेट करे, आप करोगे? मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। क्या ध्रुव राठी इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बाहर से फंडिंग हो रही है, क्या बाहर के पावर्स आ रहे हैं? है ना, कोई आपके लिए बोल रहे हैं, आप उसी बंदे के खिलाफ जा रहे हो। मुझे इससे क्या मिल रहा है? गालियां ही मिलती हैं लोगों को। ये लोग देखकर जो एक जजमेंट पास कर देते ना सोशल मीडिया में कि वो किन मुश्किलात से होकर किस स्थिति में पहुंचा है, आपको नहीं पता। आपको ये समझना है कॉकरोच मूवमेंट का मतलब क्या है, कि इस डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने मैनिफेस्टो में सीजेपी ने कहा था कि 50% विमेन रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ दैट होगा। 3 प्रवक्ता स्टेज पर बैठे हुए थे, तीनों मेल्स थे। अभी बोलने में हम जो कुछ लोग बोलते हैं, हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि बोलने वाले कम हैं। अगर सभी लोग बोले तो फिर किसी पे खतरा नहीं रहेगा। सर थे उस टाइम पे एसएससी के चीफ और उन्होंने ज़बरदस्त बिल्कुल कर दिया था और बिल्कुल टाइम पे ज्वाइनिंग हो रही थी, टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा था और ये लीक वीक वगैरह ये तो उस टाइम पे था ही नहीं। फिर सरकार ये करती है कि यार चलो बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं, राशन दे दो, थोड़ा रुपया दे दो। आप लोगों ने उमर खालिद पर किसने क्या बयान दिया, सीए पर क्या बयान दिया, ये तो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो सरकार जिसको आपने चुना है वो काम नहीं कर रही, उन चीज़ों को आप देख नहीं रहे कि एक मिनिस्टर बार बार उसके नीचे पेपर लीक हुए जा रहे हैं। तो क्या है, मतलब वो कोई भगवान है क्या? आपने कोई भगवान चुना है क्या? शनिवार सुबह 8 बजे अभिजीत दिप्के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। तो आप लोग एयरपोर्ट पर आइए, सब जिम्मेदारी से आइए। अब एयरपोर्ट एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्लेस है जहां नेशनल अपने सिटीजन्स के साथ साथ इंटरनेशनल विजिटर्स भी हैं। लेकिन जो लोग आएंगे, आप लोग कैसे जिम्मेदारी लेंगे कि उस भीड़ में कोई उपद्रवी ना हो? तो ये सवाल आप लोग सीधे मोदी जी से अभी क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप सैक क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि भाई उनकी कैबिनेट में कौन होगा ये निर्णय तो अल्टीमेटली मोदी जी का ही है। सच को बचाना पड़ता है, सच को बचाने के लिए जोर जोर से सच बोलना पड़ता है, वरना सच परेशान भी हो सकता है और पराजित। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों पर, क्योंकि उससे लेकर महाबहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर। लोगों की बहुत दिलचस्पी है। कल मैंने बात की थी उनके नए प्रवक्ता सौरभ दास से, जो लीगल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और आज मेरे साथ एक और नए प्रवक्ता है, क्योंकि कल 3 प्रवक्ताओं के नाम की घोषणा की गई थी। तो विजेता दहिया जो बहुत मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं, वो फिल्में भी लिखते हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं, हरियाणवी फिल्म में उन्होंने डायरेक्शन भी किया है, स्क्रिप्ट लिखते हैं, और बहुत सारे आपके आइडेंटिटीज़ हैं जिनको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। सवाल क्लियर करते हैं। लेकिन उस पर बात करने के पहले विजेता, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँ कि आप क्यों जुड़े इस मूवमेंट के साथ में? मैम क्योंकि मूवमेंट मुझे अच्छा लग रहा है कि एक सोशल मूवमेंट है। जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, एक लोगों की एपैथी, जब लोग उम्मीद ही छोड़ दें, जब लोग ये मान ले कि हाँ जी अब तो हमने जैसे राजा को बिठा दिया है, राजा कुछ भी करे। जबकि डेमोक्रेसी, जैसा मैंने कल भी कहा था कि डेमोक्रेसी हैज़ टू बी अ डायनामिक थिंग, कि आपने एक तरह से एम्प्लॉयज़ मतलब अपने लिए चुने हैं, एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे तो आप पूछेंगे। तो कोई भी ऐसा मूवमेंट है जो उस डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहोल्ड करे, तो हाँ मैं उसके साथ हूँ। मतलब मुझे कहा गया कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आई थिंक आप सही कम्युनिकेट करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है, तो मैंने लिया। भारत में हालांकि बार बार यही तर्क दिया जाता है कि देखो हमारे चुनाव टाइम से होते हैं, चुनाव हमारे निष्पक्ष होते हैं। तो वो जो डिफरेंस है कि डेमोक्रेसी है या सिर्फ चुनावों से क्या लोकतंत्र की स्वास्थ्य को आप तय कर सकते हैं? क्या आपको लगता है लोगों को समझ में आता है ये फ़र्क? तो अब तो चुनाव भी जो है उसमें भी तो अब हमें दिख रहा है ना कि एसआईआर का हमने देखा, कहीं पर हमें वोटर डिलीशन का पता चल रहा है, और सब कुछ अगर ये सब वोटर डिलीशन वगैरह ना भी हो तो भी हमें पता है कि जो चंदा धंधा मॉडल चलता है वो तो है कि एक पार्टी उसके पास 24,000 करोड़ है, दूसरी पार्टी के पास पता नहीं कितने, शायद 200-500 करोड़ है। तो आप देखिए ना कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। फिर एक पार्टी वो
ईडी सीबीआई हर चीज़ को वेपनाइज भी कर रही है। तो ये तो ऐसा हो गया कि आपने एक रेसलिंग के अखाड़े में एक बच्चे को भेज दिया और एक रेसलर को कह दिया, और आप फिर कहो कि हाँ हाँ सब फेयर ही तो है, हो तो रहे। तो चुनाव से काम नहीं चलता। बात ये भी है कि आपने जिनको चुना है आप उनसे सही काम भी करवाएं, क्योंकि हमने राजा को नहीं चुना है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि सवाल पूछे जाए, अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। आप अभिजीत दीपके को पहले से जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं। अच्छा, तो कैसे फिर ये बात हुई? आपने खुद से सपोर्ट दिया कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट को और उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया, या कैसे हुई बात? नहीं मतलब ध्रुव जो है, मतलब मैं ध्रुव के लिए कंटेंट लिखता रहूँगा, ये आपको शायद पता ही होगा। हाँ, सबको ध्रुव पता है। राठी भारत के सबसे नामी गिरामी हमारे ओरिजिनल पॉडकास्टर्स में से, उनके स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आप रहे लंबे समय तक। या मैम, तो और भी कई यूट्यूबर्स के लिए मैंने लिखा है, ध्रुव के लिए भी लिखा है। तो अभिजीत का जो है ये एकदम से ब्लो अप हुआ कॉकरोच जनता पार्टी, तो जो क्रिएटर्स हैं, चाहे अर्पित हों या ध्रुव हों, है ना, तो रमित, अलग अलग लोग जुड़े कि चलो भाई इस बंदे की हेल्प करते हैं, है ना, हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से वो जुड़े, और फिर ध्रुव ने कहा कि आपको भी ये ढूंढ रहे हैं कि कोई कम्युनिकेट करे, आप करोगे? मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। इस तरह से ध्रुव राठी के साथ चूंकि आपने इतने लंबे समय तक काम किया, उसको लेकर बहुत सारे लोग, अब ध्रुव राठी के जितने फैंस हैं उतने ही क्रिटिक्स हैं भारत में, जो कहते हैं कि भाई वो तो बाहर बैठकर जो है बरगलाए जाते हैं, सरकार के खिलाफ काम करवाए जाते हैं, फॉरेन फंडिंग। तो वही सवाल आप पर भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ध्रुव राठी इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बाहर से फंडिंग हो रही है, क्या बाहर के पावर्स आ रहे हैं? नहीं, फंडिंग का तो कल सौरभ ने भी कहा कि अभी तक तो डिजिटल मूवमेंट है, तो डिजिटल मूवमेंट में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब वो तो इंस्टाग्राम पे ही चलते हैं। अभी ये हुआ है कि कल जैसे एक जगह बुक की थी, उसका जो कुछ रुपया था तो वो सौरभ ने दिया था, आज का आशुतोष ने दिया है। मुझे नहीं पता कि अब आगे कैसे क्या होगा, पर मैंने अभी तक ना कोई पैसा दिया है ना मैंने लिया है, मतलब लूँगा तो खैर क्यों ही, सोशल मूवमेंट है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे कैसे चलेगा मूवमेंट, इट्स अ रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन। कितना क्या फंड्स की ज़रूरत होगी नहीं होगी नहीं पता, मे बी फिर क्राउड फंडिंग के लिए जाएं। बट इस तरीके की बातें कहना, जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो क्या है, एक पार्टी के अंधभक्त बन गए और वो ये नहीं सोच रहे कि वो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। कोई आपके लिए बोल रहे, आप उसी बंदे के खिलाफ जा रहे हो। कोई कहते हैं कि अगर तुम इंडिया में रहते हो तो फिर इंडिया के खिलाफ क्यों बोलते हो, और कोई बाहर जाके बोले तो वो कहते हैं कि तुम बाहर रह रहे हो तो तुम क्यों बोल रहे हो। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, इतना नुकतांची होना इस तरीके से। यार आप देखो ना कि देश की सिचुएशन क्या है, और होना तो ये चाहिए कि हर कोई बोले। ऐसा तो है नहीं कि ये मेरी कोई नौकरी है या मुझे इसके लिए कुछ मिल रहा है। मैं भी इसीलिए बोल रहा हूँ ना, देश का सोच के कि यार किसी को तो बोलना है। तो अदरवाइज मेरा जो काम है साइड में, तो मैं तो मतलब कंटेंट राइटिंग करता हूँ, फिल्म मेकिंग करता हूँ, है ना। उन सब चीज़ों को साइड में रख के एक अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, सब कुछ इस पर दे रहा हूँ। मुझे इससे क्या मिल रहा है? गालियाँ ही मिलती हैं लोगों को, है ना। तो जनता को सोचना चाहिए कि भाई आपके लिए बोल रहे हैं, आप उनका साथ दो, बजाय कि ये सब नींद में निकालने के या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट करने के, वो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा विजेता के बारे में भी बात करते हैं कि विजेता एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आप शायद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे दिल्ली टेक्नोलॉजी कॉलेज से, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, डीसी के नाम से था। आप विदेश मंत्रालय में भी 3 साल के लिए कार्यरत थे, आपने रिसर्चर का रोल किया था वहाँ पर। नहीं मैम, मेरा जो DTU से मैंने पढ़ाई की, जो उस टाइम पे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई रेनबेक्सी लैब्स में। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने काम किया। वहाँ से फिर मैं कुछ टाइम के लिए बॉम्बे चला गया था, क्योंकि मेरा फिल्म्स में और इसमें इंटरेस्ट है। फिर मैं वापस आया और फिर लगा कि अभी फुल टाइम फिल्म मेकर नहीं बन सकता हूँ। तो फिर SSC का जो CGL का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, वो दिया, वो क्लियर हो गया, तो विदेश मंत्रालय में मुझे पोस्टिंग मिली थी। ये कौन से साल की बात है? ये मैम दिया था मैंने CGL 2011 वाला दिया था। 12 में ज्वाइन किया था, तो तब की बात है। फिर 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया, 3 साल 2 महीने, और फिर वहाँ से किया, फिर एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, फिर ध्रुव के साथ लिखना स्टार्ट किया। ये सारी बात मैंने, एक किताब मेरी आई है, भाड़ में जाए वो नौकरी। अच्छा। तो उसमें पूरी की पूरी अपनी ये फिल्मी कहानी मैंने बता रखी है। और उस किताब का भी पर्पस ये है कि लोग कह तो देते हैं अरे यार अपना पैशन परस्यू करो, छोड़ दो नौकरी, लेकिन वो आसान बात नहीं है, क्योंकि आपको पेरेंट्स को भी देखना है और पीयर प्रेशर भी,
आपको खुद भी टेंशन होती है, तो इट नीड्स डिटेल्ड एडवाइस। इसलिए वो 275 पन्नों में मैंने उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके के एस्पेक्ट्स को कवर किए अपनी कहानी बताते हुए। आपका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कैसा है? बहुत साधारण परिवार से ही हैं आप हरियाणा के, तो आपके ऊपर वित्तीय जिम्मेदारियां थी जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे? मतलब बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं और कोई बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं, ठीक ठाक एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो हाँ, जैसे ये था कि कॉलेज के टाइम में तो कॉलेज की फ़ीस तो ज़्यादा नहीं थी क्योंकि सरकारी कॉलेज था, और कॉलेज के टाइम में भी ट्यूशन्स पढ़ाता था कि ठीक है, मतलब अपना पॉकेट मनी वगैरह यार अपना खुद से कर लेना चाहिए। और मैं तो अभी भी जो लोग पढ़ रहे हैं, भले ही वो ठीक ठाक फैमिली से हो, आई थिंक काम करना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है फिर आप सीखते हो कि अपना पैसा आपको कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है। तो उस तरीके से था। तो एज सच बहुत कमी भी किसी चीज़ की नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा भी किसी चीज़ के लिए नहीं था। जैसे मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कि मेरा डांस सीखने का मन था, अच्छा, है ना, और लेकिन अब पेरेंट्स को तो आप नहीं बोल सकते कि अब मुझे डांस क्लास में जाना है। कौन सा स्टाइल सीखना था आपको? वही जैसे डांस वर्क्स एकेडमी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक जो कंटेम्प्रेरी फ्री स्टाइल वगैरह होते हैं, तो वैसा मेरा सीखने का मन था। फिर मैं गया, पूछ के आया, तो उनकी फ़ीस मुझे ज़्यादा लगी, तो मुझे लगा चलो यार छोड़ो, रहने देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ठीक है, मतलब लेकिन मैं तो फिर भी ये देखता हूँ कि कितने और लोगों से मैं प्रिविलेज्ड हूँ, है ना। तो वो चीज़ आपको देखनी चाहिए कि यार कितने तो लोग हैं जो जिनके पास इतना भी नहीं होता। देखिए, मैं इन सारे जो लोग जो जुड़ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी से, इन लोगों को भी समझना ज़रूरी है किसी मूवमेंट को समझने के लिए। इसीलिए कल मैं देख रही थी, सौरभ के साथ मैंने इंटरव्यू किया, बहुत सारे सपोर्ट वाले कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे वो कमेंट्स भी आ रहे हैं, अरे इसको तो काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग देखकर जो एक जजमेंट पास कर देते ना सोशल मीडिया में कि ये तो ऐसे परिवार से है जहाँ इसको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं, सौरभ के बारे में। अब प्रॉब्लम है कि भाई आप जिस बंदे को जानते नहीं हो, एक सोशल मीडिया पर उसकी एक आप ड्रेसिंग, उसकी स्टाइल को देखकर आप फॉर्म कर रहे हो कि वो किन मुश्किलात से होकर किस स्थिति में पहुंचा है, आपको नहीं पता। सही बात है। सौरभ भी कोई ऐसा है, कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं, मुझे पता है उसकी बहुत स्ट्रगल्स रही हैं लाइफ में। तो ऐसे में ये जो सोशल मीडिया है जिसके आधार पर इस मूवमेंट का जन्म हुआ है आज एक सैटिरिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर, इसमें लोग चढ़ाते भी बहुत हैं, गिराते भी बहुत हैं। तो ये मूवमेंट सोशल मूवमेंट बने रहने से, मतलब सोशल मीडिया का मूवमेंट बने रहने से इसमें क्या चुनौतियां होती हैं अगर आप इसको ज़मीन पर ना करो तो? वही है, फिर लोग कहते हैं कि ज़मीन पे कुछ नहीं उतरा, तो ये भी बात है। तो अभी भी मैं तो इसे जिस तरीके से देखता हूँ कि इट शुड बी अ डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट, क्योंकि कोई सुपरमैन आपको बचाने नहीं आएगा। आपको ये समझना है कॉकरोच मूवमेंट का मतलब क्या है कि इस डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी बोलने में हम जो कुछ लोग बोलते हैं, हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि बोलने वाले कम हैं। अगर सभी लोग बोले तो फिर किसी पे खतरा नहीं रहेगा। और डेमोक्रेसी तभी तो चलेगी कि आप अपने एमपी से, अपने एमएलए से, अपने काउंसलर, अपने सरपंच, उनसे सवाल पूछें, और कोई कहीं से थोड़ी ना आएगा। अब कोई छत्तीसगढ़ का कोई गांव है, वहाँ पे कोई सरपंच है, उस पर स्मिता शर्मा या विजेता दिया वहाँ कैसे पहुँचेंगे? वो तो वहीं के उस गांव के जो लोग हैं उनको पूछना पड़ेगा ना। तो ये एक डेमोक्रेटिक कल्चर हमें लाने की ज़रूरत है। और अगर वो कल्चर आ गई तो इट डजेंट मैटर कि फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उनको काम करना पड़ेगा। अगर सिटीजन जो है उतना जाग गए तो थोड़ी सी बस कोशिश है कि लोगों को जगाया जाए। और जो लोग ये देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि यार कम से कम पता तो कर लो कि भाई आपके एमपी एमएलए कौन है। मतलब लोगों को पता भी नहीं होता, तो गूगल करो, पता करो, और उनको आप ट्विटर पे, इंस्टा पे फॉलो करो उन्हें, और आपके इशू के जो भी आपका एरिया है उसमें जो भी इश्यूज हैं उनकी एक वीडियो बनाओ, वीडियो को डालो, उनको टैग करो कि मंत्री जी, नेताजी हमारे यहाँ पे काम कराओ। यही तो है डेमोक्रेसी, और क्या है। आपने जब एसएससी क्लियर किया 2011-12, और आज क्योंकि हम जिन एग्ज़ाम्स के पेपर लीक्स की बात करते हैं, सीयूईटी, नीट, अब सीबीएसई, जेईई के भी वही हालात हो रखे हैं, आपको लगता है कि ये पिछले कुछ सालों में ये सारी सड़न आई है? ऑफ कोर्स, इतना बटर स्मूथ प्रोसेस हो गया था मैम। मुझे मतलब याद है उन कुछ सालों में कि ये भी पता होता था कि इस दिन पे अनाउंस होगा, फिर एग्ज़ाम इस पर्टिकुलर डेट पे होगा, ये इंटरव्यू का होगा। इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही कमाल का सिस्टमिक हो गया। वो एक सर थे जो रघु और समथिंग, मतलब सॉरी मैं उनका एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा, रघुराम था या क्या नाम था,
बट वो सर थे उस टाइम पे एसएससी के चीफ, और उन्होंने ज़बरदस्त बिल्कुल कर दिया था, और बिल्कुल टाइम पे ज्वाइनिंग हो रही थी, टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा था, और ये लीक वीक वगैरह ये तो उस टाइम पे था ही नहीं। अभी तो मुझे सुन के ही इतना ऑकवर्ड लगता है कि कोई ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है वो उसको फिर से ले आए, और इस सब की ज़रूरत क्या है? एक सरकारी एजेंसी है, वो एग्ज़ाम नहीं करवा पा रही, ये क्या है? मतलब ये सब कुछ इतना एब्सर्ड सा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्योंकि मैं देख रही हूँ 2020-21 में, जब मैं पहले एक टीवी ऑर्गेनाइजेशन, जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैंने काम किया, फिर मैं इंडिपेंडेंटली काम करती रही, उस टाइम से लगभग हर दूसरे दिन हम पेपर लीप्स का मसला उठाने लगे थे, क्योंकि वो होने लगे थे, एसएससी का मसला तो खास करके। हाँ, कब से 2020-21 की बात कर रही हूँ मैं, पिछले ये 5-6 सालों में जो खास 5-6 करके साल में बहुत बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ है। लेकिन उसमें मुझे ना एक दिक्कत होती है विजय, मैं ये देखती हूँ कि जितने भी यूथ सेंट्रिक इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं यूथ का अप्रोच भी बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, कि अगर उनका पेपर लीक हुआ है, आप उनके मसले को उठा रहे हैं, तो फिर तो आप अच्छा मीडिया कर्मी हैं, नहीं तो फिर आप भी बिके हुए हैं। और दूसरे किसी का पेपर लीक हो तो जो लोग अपना पेपर लीक होने पर आवाज़ उठाते हैं, वो दूसरे और किसी के साथ जाके खड़े नहीं होते हैं। ये एक प्रॉब्लम आपको दिखती है कि आज के भारत के युवाओं में? प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया ना। अब हम कह तो देते हैं कि भाई जय हिंद जय भारत, लेकिन कहने से जय हिंद हो जाता है क्या? जय हिंद का मतलब क्या है? कि इस हिंद की मैं जय करता हूँ, वो हिंद, वो भारत माता कौन है? इस देश के लोगों की सामूहिक आत्मा। जैसे नेहरू जी ने एक स्पीच में बोला था, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, कि इस देश के लोगों की सामूहिक आत्मा वही भारत माता है। तो जब आपको लोगों का कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर कैसी देशभक्ति हुई? अब तो लेकिन नैरेटिव्स ऐसे ऐसे चलाए जा रहे हैं, अरे तुम तो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का पॉलिटिक्स से क्या मतलब, अपनी पढ़ाई करो। कॉलेज स्टूडेंट्स को ये बोला जा रहा है। तो बेसिकली फिर आपके दिमाग में क्या है कि बस अपना कुछ हमें मतलब नहीं है, ना देश से ना दुनिया से, किसी भी चीज़ से। आप जो है नेताओं के मानसिक गुलाम बन जाओ, कुछ आप सवाल मत करो, जाके 16-16 घंटे काम करो, आपका भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, उस पर भी मत बोलो। अभी सुन रहे हैं ना हम 70 आवर वीक, क्या सेंस बनी लोगों को रिलैक्स करने के लिए, जो कि साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट सब कहते हैं कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, रिक्रिएशन भी ज़रूरी है, और वर्क लाइफ बैलेंस। अब इन कॉमन सेंस वाली बातों को ही डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। पीएम तो यकीन नहीं रखते, वो तो कहते हैं मैं 24 घंटे काम करता हूँ देश के लिए। ये क्या सेंस बनी कि मैं 20 घंटे काम करता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ? यार आप नींद निकालो ना, आप नींद निकालोगे, अच्छा एक फ्रेश माइंड से सोच पाओगे, अच्छा काम कर पाओगे। ऐसा तो ये तो साइंटिस्ट भी अपने रिसर्च में बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो आप जितना ज़्यादा काम करोगे वो प्रोडक्टिविटी आपकी डिमिनिश होती है। होना ये चाहिए कि जितने टाइम में काम करूं मैं पूरा लग के काम करूं, अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। ओवरऑल स्लेव मेंटालिटी की वापसी हो गई है क्या राष्ट्र में? ओवरऑल इंडिया में वही है ना, गधा मजूरी। बस हाँ जी, काम दिखाते रहो कि या तो काम ना करो, काम का जिक्र करते रहो, यही चीज़ है। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। वरना यार सब लोग सिंसियरली काम करो तो 10 घंटे कम होते हैं क्या? 10 घंटे कोई काम कर ले, वो पता नहीं क्या कर जाएगा दुनिया में। वो साइंटिस्ट बनना हो, आर्टिस्ट बनना हो, जो भी कुछ उसको करना हो वो कर लेगा। तो अभी अलग ही वो चल रहे हैं, उसको हसल के नाम पे प्रमोट किया जा रहा है, और लोग जो हैं वो गरीबों के खिलाफ ही बोल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि भाई तुम्हें कौन ऑप्रेस कर रहे हैं, उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा। अभी ये नोएडा का जो वर्कर्स प्रोटेस्ट है वो क्या है? जो ये मदरसन कंपनी का मालिक है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब उसका मैं फॉर्चून में देख रहा था कि कितना 62,000 करोड़ उसकी वो नेटवर्थ है। यार इतना पैसा आपके पास है और आप ऐसी चिंदी चोरी कर रहे हो कि आपके देश के जो कानून है आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। मिनिमम वेजेस उनको नहीं दिया जा रहा, मिनिमम वेजेस भी 10,000 रुपये। 12 घंटे कोई इंसान खड़े होके काम करता है ना। कोई इंसान एक बार ट्राई करके देखो ना, 12 घंटे खड़े होना, एक रोबोट की तरह काम करना, और उसके लिए किसी को 10,000 रुपया दिया जाए। 3 साल में बढ़ाया गया कितना, 29 रुपीज। और ये सब एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है। और फिर सरकार क्या करती है कि एक्सप्लॉयटेशन चलता रहे, ये लोग कहीं मर ना जाएं, तो चलो यार इनको 2-3 हज़ार रुपये दे दो। जो 4-5 हज़ार रुपये उसे देने चाहिए थे मदरसन कंपनी के मालिक को, वो नहीं दे रहा। फिर सरकार ये करती है कि यार चलो बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं, राशन दे दो, थोड़ा रुपया दे दो। तो जो मिडिल क्लास वो इतना एक विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स में फंसी हुई है, जो आपने कहा ना कि लोगों को बस अपनी अपनी चिंता है, तो वही बात है।
लोग कह रहे हैं इनकम टैक्स हम दे रहे हैं। हाँ भाई, आप इनकम टैक्स दे रहे हो क्योंकि आपकी इनकम हो पा रही है। उन लोगों को इतना भी नहीं मिल रहा। जो किसान है, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, 1 रुपया प्रति केजी उसको ऑफर हुआ अपनी यील्ड के लिए। अब सोचिए, वो बड़े बड़े ये वर्ड्स डाल देंगे, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लेसे फेयर। अरे काहे का लेसे फेयर भाई? एक इंसान यार 6 महीने काम कर रहे हैं और उसको ऑनियन के लिए, 1 किलो ऑनियन के लिए 1 रुपया मिले, ये कहाँ से जस्टिफाइड हो सकते हैं? क्या आपको इसमें क्लियर कट अन्याय नहीं दिखता है? लेकिन आप क्या कहोगे, ओ यार ये फार्मर, दे आर हेयर मैन, लाइक दे आर ब्लॉकिंग द रोड्स, रोड ब्लॉक कर दिया। मतलब उनके लिए तुम बोलोगे नहीं, है ना? और तुम्हें बस फिर ये चिंता हो जाती है, ये हो गया वो हो गया, तो फिर भुगतो फिर। तो आपको लगता है कि ये जो आप लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट की, क्योंकि आप लोग बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारा इस वक्त एक ही एजेंडा है स्टूडेंट्स के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, करना चाहिए। तो ये जो दूसरे इश्यूज हैं, सोसाइटल इश्यूज हैं, वेजेस के इश्यूज हैं, क्या ये इश्यूज आप उठाना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर? उठाएंगे हम धीरे धीरे। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होती है ना। अभी एक ही दिन पे सारा कुछ बोल दिया जाए उससे क्या होगा? तो उसको भी हम करेंगे सपोर्ट, बिल्कुल। मेजर ये है कि सारे लोग समझ पाएं कि अगर हम एक अकाउंटेबिलिटी होगी, डेमोक्रेसी होगी, सबका फायदा होगा। जो मिडिल क्लास वाले हैं उनका भी फायदा होगा। अभी आपकी गलियां साफ क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अच्छे नेता नहीं है। अच्छे नेता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो नेता कह देते कि भाई बस हम इतने पैसे देंगे, और मतलब पूरा इलेक्शन के नॉर्म्स वगैरह सब कुछ ही हट गया अब तो। अदरवाइज नॉर्म्स हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं कि आपका जो वो एक विंडो रहता है उसमें आपको ये सब नहीं करना है, बट वो किया गया, ओपनली फ्लाउट की गई। तो फिर सही नेता नहीं चुने जाते क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, और फिर आप खींच से बढ़ जाते हो, है ना? अदरवाइज सभी लोगों के लिए अगर काम हो, जो गांधी जी ने कहा था ना, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। ये देश एक स्वर्ग बन सकता है। हमारे देश में कमी किसी भी चीज़ की नहीं है। इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, जंगल भी है, डेजर्ट है, पहाड़ है, मिनरल्स हैं, मेहनती लोग भी हैं, एक मार्केट भी है ना? पूरी दुनिया, मतलब इतना बड़ा मार्केट भी है। तो कमी किसी चीज़ की नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट नोबडी केयर्स अबाउट द अदर। तो ऐसे में विजेता, क्योंकि आप लोग एक और चीज़ जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, अगेन एक बड़ा तबका ऐसा आ रहा है जो कह रहा है, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, अरे आप लोग अल्ट्रा लेफ्ट हो, अरे आप लोगों ने उमर खालिद पर किसने क्या बयान दिया, सीए पर क्या बयान दिया, ये तो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको लगता है कि युवा आज का एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो नौकरी के लिए प्रोटेस्ट कर ले, ऑपोजिशन को कहे कि आकर हमारी आवाज़ उठा लो, लेकिन युवाओं में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी जात पात और धर्म पर ही वोट देता है? तो एक चीज़ बताओ ना मैम, एक जैसे यूएस में सेनेटर था मैकार्थी, ठीक है ना? उस टाइम पे रेड स्केयर वो चला था। तो क्या है कि कोई भी आवाज़ उठाए, अरे ये तो रेड इज लाइक कम्युनिस्ट, ये तो कम्युनिस्ट है, ये तो कम्युनिस्ट है। तो वही अब हो रहा है कि आदमी, एक सिंपल बात, अब जैसे मैंने कही कि भाई किसान को 1 रुपया मिल रहा है अपने अनियंस के लिए, क्या ये बात गलत है? नहीं ना। एक बड़ी, किसी में अगर रत्ती भर भी दिमाग है या थोड़ी सी भी उसमें करुणा है तो कहेगा ना कि हाँ यार ये तो गलत है। अब वो क्या करेंगे, अच्छा किसानों के लिए आवाज़ उठाने वाला यानी कम्युनिस्ट यानी ये। भाई क्या कम्युनिस्ट, क्या लेफ्टिस्ट, क्या है? छोड़ो ना यार इस चीज़ को। वाई कांट वी जस्ट टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़? हाँ, इन चीज़ों की फिर आप में वो भी दिमाग नहीं है कि आप पूरी हिस्ट्री पढ़ो कि फ्रेंच असेंबली में क्या था, लेफ्ट विंग क्या है, राइट विंग क्या है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, रोजा लग्जमबर्ग ने क्या कहा। उतनी भी आपके अंदर पेशेंस नहीं है। फिर आप लेफ्टिस्ट, क्या लेफ्टिस्ट? सोरोस तो लेफ्टिस्ट, तो भगत सिंह लेफ्टिस्ट थे। तो भगत सिंह फिर गलत है क्या? नेताजी बोस भी थे, हाँ एथीस्ट भी थे। नेताजी बोस, ही वाज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर ऑफ द लेफ्टिस्ट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया। तो फिर वो गलत है क्या? और हाईली सेक्युलरिस्ट थे। उनके ग्रैंड नेफ्यू के साथ में बंगाल चुनाव के दौरान मैंने एक बात की थी लंबी चौड़ी, वो हो सके तो ज़रूर सुनिएगा। उनकी इंसिडेंट्स हैं सिंगापुर में, कैसे वो जाते हैं, मंदिर से निकलते हैं तो टीका हटाते हैं, क्योंकि उनकी छवि सेक्युलरिस्ट की थी। तो ये सारे मसले वगैरह किए जो आप लोगों पर स्टैंप लगाया जा रहा है, सरकार तो ये लगाएगी पक्का से विजेता। और कल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सवाल पूछे गए कि आप लोग पहले से परमिशन पुलिस से क्यों नहीं ले रहे हैं, दिल्ली पुलिस को टैग करके सोशल मीडिया पर परमिशन आप, क्योंकि क्या
आप ये एक ड्रामा क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आपको पता है पुलिस परमिशन देगी नहीं, किसी को भी नहीं देती दिल्ली पुलिस, हम कवर कर रहे हैं लगातार, प्रदूषण करने वालों पर प्रदूषण पर प्रोटेस्ट करने वालों पर भी डंडे चलते हैं, डॉग्स की कलिंग वालों पर भी डंडे चलते हैं, तो परमिशन मिलेगी नहीं क्या? इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि हम अभी परमिशन मांगेंगे नहीं, बाद में मांगेंगे? लोग कह रहे हैं कि ड्रामा चल रहा है ये वो। कोई बात आपको सिंपल तरीके से समझाई जाती है, आप समझते हो क्या? नहीं ना। हाँ, तो मतलब एक चीज़ होती है कि व्हाट विल गेन ट्रैक्शन। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी एकदम से कुछ चला, एंगेजिंग सा नाम था, तो वो चीज़ चली, लोग जुड़े, तो ऐसे ही जुड़ते हैं। वी आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे बस पहले आता है ना दूरदर्शन पे, वो बड़ा बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बस बात कहते थे और लोगों के अंदर एक अटेंशन स्पैन है, वो बात सुनेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे विल एक्ट आइडियली। वी आर नॉट लिविंग इन दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अब उसमें मेरा डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं हम तब करेंगे वो, तो इस पे क्यों आप नुकतांची बन रहे हो? इस पे क्यों नुकतांची बन रहे हो? जो सरकार जिसको आपने चुना है वो काम नहीं कर रही, उन चीजों को आप देख नहीं रहे कि एक मिनिस्टर बार बार उसके नीचे पेपर लीक हुए जा रहे हैं, तो क्या है मतलब वो कोई भगवान है क्या? आपने कोई भगवान चुना है क्या? लोग लिटरली ये बोल रहे हैं और बार बार वीडियोस क्या आ रहे हैं। अभी शालीमार बाग में चल रहा है तोड़फोड़, कह रहे हैं गैर कानूनी है। चलो मैंने मान लिया कि भाई वो उन्होंने किसी वैसी जमीन पे बना लिया होगा, आपने बनाने क्यों दिया? आपने वहां पे बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, कुछ भी क्यों दिया? कोई इंसान 40 साल से एक ही जगह पे रह रहे हैं, वहीं पे उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहीं पे वो बड़े हो रहे हैं, अचानक से वो इंसान एकदम से अवैध हो जाते हैं। अब वहां पे लोग रो रहे हैं कि मैंने तो बीजेपी को वोट दिया था और ये देखो हमारे साथ ये हो रहा। होगा ना, फिर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बच जाओगे? धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। और वो ट्विटर पे बार बार मैं देखता भी रहता हूँ कि वो आता है ना देन एंड नाउ, कि पहले जो कह रहे थे कि मोदी राज आ गया ये वो, अब वो रो रहे हैं। अब उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनके सीबीएसई वाला जो हुआ कि बच्चा इतना अच्छा एग्जाम लिख के आया है, सोचिए ना कि बच्चा एक तो तैयारी करे, उसमें कितना स्ट्रेस होते हैं, और अब बच्चे को अब ये सब भी देखना पड़ रहा है कि यार मेरे आंसर शीट में तो ये नहीं हो गए वो। अब लोग रो रहे हैं कि ये वो, और पहले कर रहे थे फिर सपोर्ट। तो आग लगती है ना, वो ऐसा नहीं है कि मतलब यहां से ऐसे आग निकल जाएगी, राइट? तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ऑफ कोर्स सबको अफेक्ट करेगी। राहत इंदौरी साहब की, हाँ वही जो उन्होंने कहा कि भाई लगेगी आग तो घर आएंगे सभी जद में, है ना? तो वही बात है। लेकिन क्योंकि देखिए आप लोगों, एक टेक्निकल सवाल जो मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे, आप लोगों ने लोगों को आह्वान किया है कि शनिवार सुबह 8 बजे अभिजीत दिप्के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, तो आप लोग एयरपोर्ट पर आइए, सब जिम्मेदारी से आइए। अब एयरपोर्ट एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्लेस है जहां नेशनल अपने सिटीजन्स के साथ साथ इंटरनेशनल विजिटर्स भी हैं। पहला तो मुझे बहुत सीरियस डाउट्स है कि दिप्के तो एयरपोर्ट में निकल ही नहीं पाएंगे। अगर उनको उसके पहले किसी इमिग्रेशन पॉइंट, दुबई जैसे पॉइंट में अगर उनको नहीं डिटेन किया जाता, तो हो सकता है दिल्ली में भी अंदर से ही विस्क अवे करें, जो हमारी एक्सपीरियंस रही है इन चीज़ों को कवर करने की। अगर आने दे दे तो बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा। लेकिन जो लोग आएंगे, आप लोग कैसे जिम्मेदारी लेंगे कि उस भीड़ में कोई उपद्रवी ना हो? क्योंकि ऐसे हालात बनते हैं जहां लोग आकर, अगर कोई एक इंसान भी आकर उत्तेजना में कुछ कर दे एयरपोर्ट जैसे जगह में, तो बहुत सिक्योरिटी मसला बन सकता है वो। मैम एक चीज़ समझिए, क्या कॉकरोच जनता पार्टी कोई एक कॉरपोरेशन है, एक प्राइवेट कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को बुला रही है? नहीं ना, इट्स अ सोशल मूवमेंट। किसान आए, क्या देखा हमने विजुअल्स में? लोग आए और वो किसानों पे पत्थर फेंक रहे हैं। अब वो लोग कौन है? और पुलिस वहाँ पे खड़े हुए देख रही है। अब वो आज तक की वो कोई ईमानदार रिपोर्टर थी, उसने दिखा भी दिया, तो फिर उसको रोका गया कि नहीं नहीं ये मत दिखाओ। तो देखिए ना कि मतलब हर चीज को बदनाम करने की कोशिशें होती हैं। तो आप लोग के साथ ये कोशिश की जाएगी ना? आपको चिंता है? मैम तो अब विजेता कोई अंतर्यामी, कोई भगवान तो है नहीं। अब हम तो अपनी तरफ से बार बार यही चीजें क्यों कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मसला है उसको आपको खराब नहीं करना है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से करना है। हम गांधी जी को मानते हैं और वही तरीका है। कुछ भी गलत हुआ तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो हमें प्यार करते हैं, वो हमारी बात मान भी जाएंगे। लेकिन जो मिसक्रिएंट्स हैं वो मेरी बात क्यों मानेंगे? नहीं, पर यही बात तो हुई, को कौन भेजेगा? सोनम वांगचुक के साथ भी तो यही बात हुई ना। वो भी तो इतने शांतिपूर्ण मार्च, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। एक ऐसा वाकया हुआ,
आगजनी हुई, लोगों की जान गई, उनको रासुका लगा के अंदर कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनके फॉलोअर्स ने ये की, लेकिन इस तरह के हालात, अगर एक आयरन हैंडेड एक स्ट्रॉन्ग सरकार है जो इस तरह की टैक्टिक्स करना चाहती है, तो तो वो कर सकती है। एज अ थिंकर मेरा काम है सोसाइटी में कॉमन सेंस लेकर आना। जहां पे सोसाइटी भटक रही है, एब्सर्डिज्म में जा रही है, तो मुझे उस एब्सर्डिज्म का, उन वियर्ड नोशंस का हिस्सा नहीं बनना। मुझे पॉइंट आउट करना है कि ये क्या नॉनसेंस चल रही है। और नॉनसेंस अभी यही चल रही है कि काम सिक्योरिटी एजेंसीज का है, उसकी जिम्मेवारी भी कभी आप कॉकरोच जनता पार्टी पे डाल दो, कभी आप किसानों पे डाल दो, कभी ये डाल दो। कोई भी इंसान पूरे भारत में वो ले सकता है क्या जिम्मेवारी? अब बीजेपी के जो नेता हैं खुद वो पता नहीं किस किस चीज में फंसे हुए मिलते हैं, तो फिर हम कभी ये कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की ये जिम्मेवारी बनती है? नहीं ना। इवन वो तो इतनी भी जिम्मेवारी नहीं लेते कि भाई फंस गया तो उसको तो पार्टी से निकाल दो, और दूसरों से आप पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप लोगों के इंस्टा में कम से कम 2 करोड़ लोग आज जुटे हुए हैं, उनमें से अगर 10,000 लोग भी आ जाए, मैं कह रही हूँ कि एयरपोर्ट पर बुलाना एक काफी रिस्की अफेयर है। तो ये आप लोग सोच समझ कर ये जोखिम ले रहे हैं। जंतर मंतर पे लोग आए, वो अलग, वो प्रोटेस्ट साइट है। एयरपोर्ट इज अ वेरी सिक्योरिटी सेंसिटिव प्लेस। देखिए, कुछ लोग जो हैं जिनके लिए अगर जंतर मंतर पे आना सही है तो वो लोग जंतर मंतर पे आ जाएं, और जो लोग वहाँ पे आ सके तो लोग वहाँ पे आ जाएं, ठीक है। बट अल्टीमेटली हमें इस तरफ ही आना है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और जंतर मंतर की तरफ। तो हाँ, मतलब जिन लोगों को वो लगता है तो यस, वो जंतर मंतर की तरफ आ जाए। आप लोग प्लान भी बना रहे हैं इस वक्त कि अगर अभिजीत को अरेस्ट कर लिया जाता है, आप लोगों को डिटेन कर दिया जाता है, तो क्या करेंगे? मूवमेंट फजल आउट हो जाएगा फिर? वही है मैम, प्रोटेस्ट तो करेंगे और क्या, वही करेंगे। अब आप सारा मेंटली कुछ तैयार हैं जेल में कुछ दिन काटने के लिए? तैयार नहीं। आपके परिवार वाले तैयार हैं? आपने लोगों को कह रखा है कि भैया जो भी आ रहे हो सोच कर आना, हो सकता है जेल की हवा खानी पड़े कुछ दिनों के लिए? वो तो हमेशा रहता ही है ना। इट्स नेवर इजी फॉर एनीवन, यही मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं बोलता हूँ, आपको पता है कितना हेट, कितना अब्यूज, कितना कुछ आता है। आज तक मैंने इंस्टाग्राम से, आपको क्या लग रहा है मैंने कितना पैसा कमाया होगा? आई हैव अर्नड जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, है ना। फेसबुक पे मोनेटाइजेशन ऑन है, वो उसमें भी होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट है तब आपको आता है, तो वो भी मेरे पास कुछ भी नहीं आया। किस लिए मैं कर रहा हूँ? मेरा अदरवाइज काम चल रहा है, 2 फिल्में मैं बना चुका हूँ, 2 किताबें लिख चुका हूँ, वही मुझे पसंद है। लेकिन मुझे करना पड़ता है क्योंकि मुझे दिखता है कि यार कोई भी नहीं बोल रहा। और जो लोग, जिनको सूरज दिख गया, वो प्लेटोज केव वाली अगर आपने कहानी सुनी हो, तो फिर ना जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर आ जाती है कि जिन्होंने सूरज देख लिया, रोशनी लाने की जिम्मेवारी उन्हीं पे आ जाती है। मुझे खुद ये लगता है कि विजेता और तो चलो यार ना समझ है, तुम्हें तो समझ है, तुम भी नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? तो इसलिए बोलते हैं लोग आप पर। खैर ठीक है, तारीफ भी बहुत करते हैं, रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, तो ठीक है, लेकिन इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट। चलिए, लास्ट 2 क्वेश्चंस जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि हर बीजेपी मंत्री की गलती के लिए प्रधानमंत्री को तो हम नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अगर कैबिनेट में बने हुए हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां इस्तीफे होते हैं। सोचिए फिर कितना घटिया बयान नहीं है। तो ये सवाल आप लोग सीधे मोदी जी से अभी क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप सैक क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि भाई उनकी कैबिनेट में कौन होगा, ये निर्णय तो अल्टीमेटली मोदी जी का ही है। पहला तो यही है कि हम एक जो होता है सत्य का आग्रह करें, कि हम उन्हीं को कहें कि आप इस्तीफा दो। एक होना चाहिए ना एक मॉरल कॉन्शियंस। आप तो फेविकोल डाल के बैठ गए, मतलब कुर्सी से चिपक के बैठ गए, कमाल है। थोड़ा तो सोचना चाहिए ना, ये खुद उनकी इमेज के लिए लोग इसको कैसे देखेंगे? अरे धर्मेंद्र प्रधान वो था जो पेपर लीक होते थे जिसके टाइम में, और वो तो कुर्सी पे बैठ गया, और उस टाइम पे तो ऐसे ऐसे कमेंट दिए जाते थे कि हम नहीं देते इस्तीफा। ये गर्व की बात है, ये बड़ाई की बात है। मतलब इनको समझ ही नहीं है कि आपका ही इंप्रेशन कैसा जा रहा है। कुछ लोगों को आपने वो कॉकटेल पिला के अपना मानसिक गुलाम बना लिया है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो लोग हैं हु फॉर्म द मेजॉरिटी इन दिस कंट्री बाय द वे, उनमें आपका कैसा इंप्रेशन जा रहा है? डू सम गुड वर्क मैन। मैं तो बार बार पीएम मोदी को यही कहता हूँ, कुछ अच्छा काम करो, आपका भी नाम होगा, देश भी खुश रहेगा। अल्टीमेटली हर कोई यही चाहता है ना कि मेरा नाम अमर हो, मेरा नाम रोशन हो, तो कुछ अच्छा काम करो ना। व्हाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस? आप लोगों पे देशद्रोही खटप्पा लगेगा, हमें तो हर दूसरे दिन एंटी नेशनल बोला ही जाता है। बोला ही जाता है मैम, उसमें क्या करें? अब यही, वही मैं कह रहा हूँ, यही एब्सर्डिटी चल रही है देश में। चलिए, तो फाइनली विजेता, मैं ये बात इसी एब्सर्डिटी से मुझे वो याद है कि जो कहा था ना रुडयार्ड किपलिंग ने, इफ यू
can save your head when everyone else is losing theirs and blaming it on you. You will be a man, my You will son. be a man, my son. तो वही बात है कि मैं तो यही मानता हूँ, एक एम्फेथाइज करता हूँ कि हाँ यार चलो लोग ब्रेन वॉश हो रखे हैं, बोलते हैं आपके But खिलाफ, कॉकरोच जनता ना पार्टी समझिए। इज नॉट अनदर फॉर्म ऑफ आम आदमी पार्टी। अभिजीत दीपके के जितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ में, और आम आदमी पार्टी को लेकर बार बार यही आरोप लगा कि वो बीजेपी का प्रोजेक्ट था टू बेसिकली वीकन कांग्रेस। आज कांग्रेस कह रही है कि देखो आप लोग तो सोशल मीडिया पर कर रहे थे, हम तो बहुत पहले से, जो हकीकत भी है, एनएसयूआई वगैरह लगातार नीट के मसले को ग्राउंड पर उठा रही है। कॉकरोचेस को लेकर उन्होंने अपना एक यूथ एंथम भी लॉन्च कर दिया है। क्या सही में ऑपोजिशन एकदम बेकार है? नहीं, देखिए, जो ये है कि क्या आम आदमी पार्टी उसका वो था, तो आई थिंक ये तो काफ़ी अब पब्लिक डोमेन में किया, इट वाज बैक्ड बाय आरएसएस। लेकिन ये कि वो आरएसएस का ही वो था, तो बीजेपी व्हाई वुड दे वांट टू लूज इलेक्शंस? मतलब ये तो हमें पता ही है ना कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े और बीजेपी को हराया, है ना। तो वही है कि पार्टीज को कुछ भी बोलना होता है एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर वो ना कॉमन सेंस और वो कुछ नहीं सोचते। कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता देती है, कभी कांग्रेस उन्हें बता देती है। और अभी आप इसका जो कह रहे हो कॉकरोच जनता पार्टी का, तो मैंने तो बताया कि मेरा तो कोई लिंक है नहीं, ठीक है। और अगर मेरी नज़र में कुछ ऐसा आता है ना कि कुछ ऐसा है, तो देन यस, मतलब देन आई विल डिसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम एनी सच थिंग। तो अभी तो चीज़ यही है कि हाँ, हम कुछ लोग कर रहे हैं। एक इनसेंसिटिव रिमार्क आया सीजेआई की तरफ से, लोग अपने अपने तरीके से उस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने भी रील बनाई थी, है ना, कि कॉकरोच का तो फिर भी कुछ काम है, भ्रष्ट जजेस जो हैं वो तो बिल्कुल ही यूजलेस है। तो मैंने भी एक रील बनाई थी, उसी टाइम पे किसी ने बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, वो ब्लो अप हो गया, इट कैप्चर्ड द पब्लिक इमेजिनेशन, है ना। तो कुछ और क्रिएटर्स जुड़ गए कि यार चलो इसका है, चलो इसको हेल्प करते हैं कंटेंट वगैरह में। नाउ ही थॉट कि यार लोग बार बार कह रहे हैं ग्राउंड पे कब, तो अपना वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे काम दिया गया कि आप कम्युनिकेट करोगे क्या, मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं वो तमाम इंटरव्यूज में कि हम पॉलिटिकल मूवमेंट है, सोशल प्रेशर मूवमेंट है, लेकिन हम पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे आ सकते हैं, मंच पर जगह नहीं देंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बिना बैनर के आए। लेकिन क्या कोई सोशल मूवमेंट बगैर पॉलिटिक्स में इंक्लूड किए खुद को एक्चुअली चेंज ला सकती है? व्हाई नॉट मैम, अल्टीमेट तरीका वही है, अल्टीमेट तरीका यही है। और जो लोग कहते हैं ना नहीं हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, मैं कहता हूँ कर लो। नहीं, हमारे यहाँ तो यही होता है ना, सिस्टम का हिस्सा नहीं बने तो सिस्टम नहीं बदल सकते। तो ये तो कोई बात नहीं, सिस्टम में रह के कितनों ने सिस्टम बदल दिया। अब उसी में ही तो फंस जाते हो ना, अब उसी जाल में फंसे हुए हो, उसी के अंदर फिर आप क्या कर लोगे? इतना ही है तो फिर क्यों नहीं बदल रहा? सिस्टम में तो अच्छे भी लोग हैं, अशोक हेमका भी थे, तो कितना क्या उन्होंने सिस्टम को बदल दिया, बताइए। मतलब आई सैल्यूट हिम ऑफ कोर्स कि मतलब वो टिके रहे और जहाँ पे भी गए वो है ना कि दिया जहाँ जाएगा रोशनी फैलाएगा। तो ऑफ कोर्स उन्होंने सब जगह अच्छा काम किया, इसीलिए उनके ट्रांसफर हो रहे थे, एंड आई एडमायर सच ऑनेस्टी। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि कैसे आप बदलोगे जब सारा ही कुछ गड़बड़ है, तो कैसे बदला जाएगा? बिल्कुल। फाइनली कल आप लोग की क्रिटिसिज्म हो रही थी क्योंकि आप लोगों ने मैनिफेस्टो में सीजेपी ने कहा था कि 50% विमेन रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ दैट होगा। 3 प्रवक्ता स्टेज पर बैठे हुए थे, तीनों मेल्स थे। अभिजीत ने कहा कि हमारे बहुत सारे फीमेल्स को हमने अप्रोच किया, ऑफ कोर्स ही शुड हैव ट्राइड हार्डर। नहीं मैम, कि वो फीमेल्स ज्वाइन आती ऑन बोर्ड। नहीं ट्राइड हार्डर, अब कोई फीमेल क्रिएटर है, हम उसको बोल रहे हैं, उसकी फैमिली कंसर्न है, शी इज ऑलरेडी गेटिंग सो मच अब्यूज। आज के टाइम में आपने देखा है ना कि क्या सिस्टम है, थ्रेट्स आर जस्ट सो कॉमन, लोग कमेंट्स में लिख के चले जाते हैं। अब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं होगी एक भी खराब कमेंट लिख दे। देयर आर ऑलरेडी लॉज, वी डू नॉट नीड एनी न्यू लॉज। अभी लोगों को लग रहा है कि इस लड़की का मेरे से मैच नहीं करा, चलो मैं गाली देके चला जाऊंगा। क्या है यार ये? मैं कहता हूँ ऐसे 800-900 लोगों को आप जेल में डालो, अखबार में अगले दिन आएगा कि हाँ कमेंट किया था खराब, जेल में गया, फिर मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत हो जाएगी। उनमें से तो बहुत सारे अकाउंट से फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर तो मोदी's अकाउंट। फिर बताइए, उनको वो दावतें खिलाते हैं, ऐसे ट्रोल्स को, जो सर्टिफाइड ट्रोल्स है उनको वो दावतें खिलाते हैं। तो फिर ऐसे में कोई लड़की जो इतना सब सफर करती है, और अब ये हो कि सीजेपी की वो बन गई, जो उसकी पूरी ट्रोलिंग है, जो अब्यूज है, द लेवल वुड सडनली गो 10 टाइम्स। उसको अगर मेंटल डिप्रेशन होता है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? आप लोग कह रहे हैं कि कोशिशें आप लोगों की तरफ से की गई? ऑफ कोर्स की गई मैम, ऑफ कोर्स। लाइक देयर इज अ गर्ल, वो तो हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये था कि मतलब वो करे,
बट उसने कहा तो हाउ कैन वी फोर्स समबडी। और एनीवेज ऐसा नहीं है कि पार्टी केवल स्पोक्स पर्सन होती है, पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो कोई टीम ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे देर आर मेजरली वुमेन, कहीं पे चलो आदमी है, तो ये उस तरीके से है, क्या बड़ी बात है। चलिए विजेता, आप लेखक हैं, जाते जाते अंत में आप कुछ लाइंस अपनी कहना चाहेंगे आज के इस माहौल में कि युवा फ्रस्ट्रेटेड है, युवा गुस्से में है, सिस्टम बदलना चाहिए? हाँ, तो वही एक मैंने कविता लिखी थी, अब पता नहीं कितना मैं एग्जैक्टली रिकॉल कर पाऊँगा, बट उसका जो मतलब उसका सार था वो ये था कि सच परेशान हो सकता है और पराजित भी, सच परेशान हो सकता है और पराजित भी। सच कोई सूरज नहीं है, सच है एक मासूम निरीह कबूतर जिस पर नजरें गड़ाए रहती हैं तमाम बिल्लियाँ। सच को दबाया जा सकता है झूठ और अफवाहों के शोर में, सच को दबाया जा सकता है गवाहों को दी जा रही धमकियों में। इसलिए सच को बचाना पड़ता है, सच को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से सच बोलना पड़ता है, वरना सच परेशान भी हो सकता है और पराजित भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए विजेता, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। पता नहीं अभी क्या दिशा लेगी ये मूवमेंट, लेकिन ये हम निश्चित रूप से कहते हैं। देखिए, मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ जो हमेशा सवाल पूछते हैं, डटकर सवाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को। तो इसीलिए ये मूवमेंट नहीं होगा मैम तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा होगा, लेकिन हम आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लोग कहते हैं कि प्रदर्शन करने से क्या होता है, इससे पता चलता है कि हम जिंदा हैं। प्रेमचंद जी की जो ये लाइंस हैं बहुत ही यथार्थ हैं, और इसलिए हम सबको, और आप और मैं, हम तो कम से कम जब तक हमारे अंदर दिमाग है, ये दिमाग जब तक सुन नहीं हो जाता, तो हम बोलेंगे और समाज की एब्सर्डिटीज़ को, नॉनसेंस को कम करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी भी चैट जीपीटी क्लॉड नहीं इस्तेमाल करती, मुझे क्रिटिकल ग्रे सेल्स पर भरोसा है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ये जो भी आंदोलन हो वो शांतिपूर्ण रहे, बहुत ज़रूरी है। हमने इस तरह के आंदोलन पूरे दक्षिण एशिया में देखा है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पिछले कुछ सालों में जिन्होंने मैंने कवर किया है। और एक क्षण भर में कोई ऐसा खेल कर जाता है जब वो हिंसक हो जाता है, उपद्रवी कहीं बाहर से आ जाते हैं, लाए जाते हैं। ये तमाम चुनौतियां निश्चित रूप से बनी हुई है अभी इस युवा मूवमेंट के सामने। तमाम अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा। नमस्कार, आदाब। लास्ट में जाते हुए बस एक अपील, जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनसे फिर से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ बिल्कुल शांति रखें। कोई आपको प्रोवोक भी करे, अगर कुछ मिसक्रिएंट्स, तब भी आप कानून या कुछ भी अपने हाथ में ना लें। बी पीसफुल, हमेशा गांधी जी ने, सभी ने हमें यही सिखाया है। और दूसरी अपील करना चाहता हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज से कि ऐसे कुछ मिसक्रिएंट्स आते हैं हमें डिफेम करने के लिए, मूवमेंट को डिफेम करने के लिए, तो प्लीज़ जो आपका फ़र्ज़ है, आप ऑफ कोर्स हमारी रक्षा करते हैं, तो कल के लिए थोड़ा सा और, परसों के लिए मतलब थोड़ा सा और तैयार हो जाए और ऐसे उपद्रवी तत्वों को रोकने और उनको जेल में डालने के लिए प्लीज़ तैयार हैं। चलिए ठीक है, कार्यक्रम कैसा रहा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बातचीत हम आशुतोष रांका से भी करेंगे। सारे जो मुख्य किरदार हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनसे आपका हम परिचय डिटेल्स में करवा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।